प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। आज मैं उपस्थित हूं 12वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कविता गीत गाने दो मुझे को लेकर, जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परीक्षा में आप लोगों को कवि रचनाकारों का परिचय भी लिखने के लिए आता है, इसलिए आप लोगों को कवियों का परिचय भी पढ़ना होता है। तो आइए कविता की संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ने से पूर्व निराला जी का एक छोटा सा सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव जिला है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समनवी के संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भाव और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक ओर उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में बिल्ले सुर बकरीहा विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मैं बताना भूल गया था, इनका जन्म 1898 ईस्वी और निधन 1961 ईस्वी में हुई है। यह था इनका सामान्य सा परिचय। अब जो कविता है गीत गाने दो मुझे, उसका विषय प्रवेश पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं। तो आइए आप देखिए इस कविता का पृष्ठभूमि क्या है। गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है, मनुष्य में जिजीविसा खत्म हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए
उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है, निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। यही कविता का विषय प्रवेश है। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कविता गीत गाने दो मुझे। आप जब भी कविता की व्याख्या करेंगे तो 4 पैरा में अवश्य करेंगे। सर्वप्रथम आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या करेंगे और अंत में काव्य सौंदर्य विशेष इत्यादि। मैं यहाँ पहले कविता को पढ़ूंगा, उसके बाद कठिन अर्थ बताऊंगा, फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य इत्यादि। तो मैं कविता पढ़ता हूँ। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखे। तो यहाँ जो कठिन शब्द आया हुआ है वेदना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। आगे पाथे, जिसका अर्थ होता है संबल या सहारा। इसके और भी कई अर्थ होते हैं, जैसे पथ संबंधी, यात्रा में खाने हेतु ले जाया जाने वाला भोजन या यात्रा का खर्चा, व्यय इत्यादि। परंतु आप जो यहाँ अर्थ लेंगे उसे लेंगे संबल अर्थात सहारा का। और आगे है ठाकुर, जिसका अर्थ होता है मालिक या स्वामी। और एक और शब्द है कठिन जो है काल। काल द्व्यर्थी है, एक का अर्थ होता है समय और दूसरा होता है मृत्यु। तो यहाँ पर जो काल है वह मृत्यु का प्रतीक है। अब आप व्याख्या लिखिए। इसका संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कविता गीत गाने दो से ली गई है। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका प्रसंग होगा, इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने असहाय जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। बस अब आप कविता की व्याख्या देखिए। इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने कहा है कि संसार और जीवन में जो विषम परिस्थितियां आई हुई हैं, जो कठिनाइयां अर्थात वेदना मुझे सहना पड़ रहा है, उस वेदना को सहने के लिए मैं गीत गाना चाहता हूँ। कवि का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने समाज में और संसार में कठिन से कठिन समस्याओं का सामना किया है। दुख ने कवि को कभी पीछा नहीं छोड़ा है और साथ ही समाज के जो उच्च वर्ग थे, पूंजीपति वर्ग थे, जो शोषक वर्ग थे, उन्होंने भी कवि निराला जी को कदम कदम पर परेशान किया है। इसलिए वे कहते हैं कि इस संसार के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने जो विपदा सही है, उस विपदा को सहते सहते इनका होश छूटता चला जा रहा है। वे यह भी कहते हैं कि इस संसार में जो कठिनाइयां हैं, इस संसार में जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को सहने के लिए जो होश वाले व्यक्ति हैं वे भी असहाय प्रतीत हो रहे हैं, उनका भी धीरज टूटा जा रहा है। वे कहते हैं कि जो हाथ पाथे अर्थात सहारा देने वाले थे, मदद करने वाले थे, उन हाथों को ठग ठाकुरों ने अर्थात पूंजीपति वर्गों ने उसे भी रोक दिया है और अब मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। रात यहाँ अंधेरा और निराशा का प्रतीक है। वे आगे कहते हैं कि समाज, संसार और पूंजीपति वर्ग का जो अत्याचार मेरे ऊपर, गरीब या कमजोर वर्ग के ऊपर जो हो रहा है, उसे देखकर अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं आगे जी न सकूंगा।
मेरा कंठ अर्थात गला अवरुद्ध होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने काल अर्थात स्वयं यमराज मृत्यु आ रही है। इन हालतों से लड़ते लड़ते कवि को जीने की इच्छा ही समाप्त होती जा रही है। बस आगे आप इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इन पंक्तियों की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, रस करुण रस है, छंद मुक्त छंद है, गीत गाने में ग वर्ण की आवृत्ति होने से, ठग ठाकुरों में ठ वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, काल आना, कंठ रुकना, होश छूटना, ये सभी मुहावरे हैं। ठग ठाकुरों में रूपक अलंकार है और भाषा में लाक्षणिकता है, लय है, संगीतात्मकता है और मार्मिकता है। भाषा सहज सरल और प्रभावी बन पड़ा है। बस अब अगला छंद। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसे मैं देख लेता हूँ। पृथा, पृथा का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। सींचना, सींचना का अर्थ होता है पानी डालना, जल छिड़कना, परंतु यहाँ पर एक तरह से नया जीवन प्रदान करना इसका अर्थ होगा। तो और कोई कठिन शब्द मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आगे जो कविता की आप व्याख्या करेंगे, संदर्भ आपका वही होगा, प्रसंग आप यहाँ पर लिखेंगे। जो दूसरा है कि इन पंक्तियों में कवि संसार का निराशाजनक परिचय देता है और अंत में आशा का संचार करना चाहता है। अब आप व्याख्या देखिए। इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने कहा है कि इस संसार में चारों तरफ जहर, विष अर्थात अविश्वास की भावनाएं भर गई है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। चारों तरफ अन्याय, अत्याचार ही दिखाई दे रहा है। संसार जैसे इन सारी चीजों से हार चुका है। वह इस संसार में प्रेम की भावनाएं लाना चाहता है, स्नेह लाना चाहता है, लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहता है। परंतु आज संसार की ऐसी स्थिति हो गई है जैसे लग रहा है कि पृथ्वी की लौ अर्थात उसकी जो तेज है, उसमें जो ऊर्जा है वह छीन हो गई है और यहाँ के लोग एक दूसरे को अविश्वास की भावना से देख रहे हैं, एक दूसरे से परिचित होकर भी परिचित नहीं है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, किसके ऊपर भरोसा करे, क्योंकि चारों तरफ ठग ठाकुर अर्थात शोषण करने वाले भरे हुए हैं। परंतु इस कविता की जो अंतिम पंक्ति में कहा गया है, जल उठो फिर सींचने को, अर्थात इस निराशा से भरी हुई संसार में भी आशा की चिंगारी जलाई जा सकती है। वे निराश हो चुके लोगों को आह्वान करते हुए कहते हैं, उठो और विश्वास की ज्वाला प्रज्वलित करो, प्रेम की स्नेह की ज्वाला प्रज्वलित करो और यह धरती जिसकी तेज समाप्त हो रही है, इसको स्नेह से, प्रेम से और विश्वास की भावना से सींचो, जिससे यह धरती सुंदर बन जाए और मनुष्य का जीवन भी सुंदर और सरल बन जाए।
आगे आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि इन पंक्तियों की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, लोगों में अनुप्रास अलंकार है, संसार जैसे हार खाकर में उपमा अलंकार है, जल उठो फिर सींचने को में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि एक तरफ जलना और दूसरे तरफ सींचने की बात कही जा रही है। जहर से भर जाना, हार जाना मुहावरा है, छंद मुक्त छंद है, छायावादी शैली में कविता लिखी गई है, दार्शनिकता है, लय है, संगीतात्मकता है और कुल मिलाकर यह कविता सरल, सुगम और प्रभावी बन गई है। इस कविता में छोटे छोटे 3-4 प्रश्न हैं, उससे मैं साथ में देख लेता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे बाद में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो यही मैं देख लेता हूँ। पहला प्रश्न है कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, कवि का प्रारंभ से ही जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। उसने बहुत ही कठिन से कठिन और विपरीत हालतों का सामना किया है। उनको हमेशा समाज से संघर्ष करना पड़ा है। शोषक वर्ग के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत ही दुखी किया है। कदम कदम पर उन्हें दबाया गया है, फिर भी वे हार नहीं मानते हैं और इससे लड़ते रहे हैं। परंतु अब हालत इतना खराब हो गया है या लड़ते लड़ते अब वे इतना थक गए हैं कि उन्हें अब अंदर से जीने की भावना ही समाप्त हो गई है और वे अब मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि के मन में यह भावना आई है कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, अर्थात वे अब कठिनाइयों की सामना करते करते थक गए हैं और मृत्यु अब उनके नजदीक आ गई है। बस। दूसरा प्रश्न है कि ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि कवि निराला जी का ठग ठाकुरों से संकेत वे उन लोगों की तरफ करते हैं जो समाज के सबसे बड़े ठेकेदार अर्थात धोखेबाज लोग हैं। वे इस समाज में अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, गरीब और मजदूरों का हक छीन लेते हैं। ऐसे लोग समाज में चारों तरफ फैले हुए हैं और साधारण मनुष्य का जो जीवन है उसका वे लोग नरक बना दिए हैं। ये सब सामंती वर्ग के प्रतिनिधि लोग हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ गरीब लोगों को शोषण करना, खून चूसना, सताना है, बस। तीसरा प्रश्न, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उबरने के लिए एक बार फिर प्रयत्नशील होना चाहिए। यह पंक्ति निराशा और दुख से उबरने की प्रेरणा देती है। यह कविता जहाँ उत्साह का संचार करती है वहीं पर यह आशा भी बंधाती है कि संघर्ष से लड़कर जीता जा सकता है। अतः कवि निराला जी लोगों के जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। अब चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। इसका आप उत्तर लिखेंगे, कवि निराला जी के अनुसार आज का समय दुख और घोर निराशा से युक्त है। इस कविता को पढ़ने से प्रेरणा का भाव संचारित होता है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां या संघर्ष हो, इन सब से लड़ना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य संघर्ष के लिए तत्पर रहे। संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जिसके हाथ पकड़कर कठिन समय से भी बाहर निकला जा सकता है। यहाँ आपकी इस कविता का व्याख्या और प्रश्नोत्तर समाप्त हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं बहुत जल्द इसकी अगली कविता सरोज स्मृति लेकर आऊँगा। आप लोग इस कविता को पढ़ें, सुने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।